नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 11 का कॉमर्स वालों का कल ईटीपी का एग्जाम होने वाला है 18 जून को। तो दोस्तों, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए जो कि कल के एग्जाम में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान और स्पष्ट भाषा में समझेंगे ताकि आप लोग जो है बिना रटे आंसर्स को एग्जाम में लिख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्यावसायिक जोखिम क्या है। ठीक है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क। दोस्तों, इसको हम लोग पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आप लोग इसका आंसर आसान भाषा में, आप लोग शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं इसको। पहले हम लोग भारत में जानते हैं नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का खाना में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में हम अगर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा का बात करें तो यहाँ के लोग दाल चावल रोटी खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर नॉर्थ इंडिया चले जाए तो वहां पे आपको इडली सांभर मिलेगा खाने के लिए ज्यादा। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक परिवार जो है नॉर्थ इंडिया में वो अपने परिवार के साथ जो है साउथ इंडिया जो है घूमने के लिए जाता है। ठीक है, और साउथ इंडिया में जो है उसे खाने के लिए दी जाता है इडली सांभर, लेकिन जो है उसके परिवार को जो है ये खाना पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो जो वो व्यक्ति जो अपने परिवार को लेके गया था साउथ इंडिया घुमाने के लिए, तो वो देखता है कि यहाँ पे मेरे परिवार को पसंद नहीं आया और भी कई परिवार है जिन्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना का बिजनेस स्टार्ट करूं। ठीक है, तो वो डिसीजन लेता है क्या कि मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए रिस्क लेता हूं, जोखिम उठाता हूं और मैं यहां पे एक बिजनेस ओपन करता हूं नॉर्थ इंडियन खाना के लिए। ठीक है, तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन खाना के लिए वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, वो इस चीज में उसको क्या हो सकता है उसे हानि भी हो सकता है। ठीक है, या फिर लोग वहां पे खाने जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, उसे काफी ज्यादा मात्रा में रिस्क हो जाता है कि उसे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो दोस्तों, इसको हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू से समझने के बाद अब समझ चुके हैं कि उसके जो है उसके पास कई अनिश्चितता आ जाती है, चाहे उसे लाभ भी हो सकता है इस रिस्क को लेने के कारण या उसे फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसी तरह से हम इसे जो है आसान भाषा में लिख सकते हैं कि व्यावसायिक जोखिम क्या है। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से। वो व्यक्ति जो नॉर्थ इंडियन खाना का दुकान जो है वहां पे साउथ इंडिया में खोल दिया, उससे उसको जो है अनिश्चितता के कारण क्या हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और हानि की भी उसे संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसे आंसर को लिख सकते हैं और नहीं तो आप लोग एग्जाम्पल को जोड़ के आप लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर ये 3 मार्क्स में पूछे तो आप लोग इसमें जो है कुछ पॉइंट्स ये वाला भी जोड़ दीजिएगा। एक व्यवसाय को अनेक जोखिम उठाने पड़ते हैं, जैसे पहला, आपका व्यवसाय की संपत्ति की हानि हो सकता है, व्यवसाय की जो है उसका मृत्यु या दुर्घटना या बुरे स्वास्थ्य के कारण भी उसका आय में जो है हानि हो सकता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि तीसरे पक्ष के प्रति उसकी हानि के लिए उत्तरदायित्व आदि। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो आप बना के लिख सकते हैं जोखिम उठाने क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में भी जो है आप लोगों को जो नोट्स अवेलेबल करा दे रहे हैं, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में समझकर इसे इंग्लिश में आप लोग अपने शब्दों में लिखने का जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसी हिसाब से आप लोग के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, आगे के सब्जेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप में। हर एक का व्हाट्सएप में ये वीडियो जाना चाहिए ताकि वो जो ईटीपी जिनके लिए हार्ड होता है वो अब हार्ड ना समझे, आसान भाषा में इस चैनल के थ्रू से एक एक टॉपिक को समझ के वो आगे के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ये पे देख सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। और अभी रटने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो है एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझा रहा हूं ताकि आप आसान भाषा में अपने शब्दों में एग्जाम में जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, खाली आप लोग जो है पॉइंट्स को याद रखिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्या पूछा गया, व्यावसायिक जोखिम के मानवीय कारण क्या है, व्हाट आर ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखते हैं इसका आंसर में क्या लिखा गया। व्यावसायिक जोखिम के कारणों में मानवीय कारण अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें उन सभी कारणों की गणना की जाती है जो मनुष्य की बेईमानी, दुर्भावना, असावधानी, उतावलेपन और नासमझी के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो बिजनेस का जो रिस्क होता है वो अधिकतर मानवीय कारणों में हम लोग को देखने को मिलता है। प्राकृतिक कारण भी मायने रखता है बिजनेस रिस्क में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बिजनेस को अगर लॉस होता है तो अधिकतर लॉस किसके कारण होता है, आपका
ह्यूमन कजेस के कारण, मानवीय कारणों के कारण ही होता है। बिजनेस में कई ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस के साथ जो धोखा करते हैं, कितना आयात हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, उसका डिटेल नहीं देते हैं, ठीक है। वो लोग बीच में हो सकता है कि माल की आपूर्ति को, वहां से सामान को गायब कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, बिजनेस का रिस्क हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों लोगों में दुर्भावना आता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, चलो इसका बिजनेस को कैसे डुबाया जाए, इसके बारे में भी वो लोग नासमझ वाला जो है दिमाग लगाते हैं, ठीक है। उन लोगों के भीतर क्या आता है, दुर्भावना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कई बार होता है क्या कि जब हम नया एम्प्लॉय को लेके आते हैं कंपनी में काम करवाने के लिए, तो वो जो होता है हड़बड़ी में क्या करता है, गड़बड़ी कर देता है, ठीक है। उनमें असावधानी होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण वो जो होता है क्या करता है, असावधानी के कारण जो हमारे बिजनेस को खतरे में डाल देता है, ठीक है। कई जो होता है स्टार्टिंग में बिजनेस में आते हैं और उसके बाद अपने उतावलेपन और नासमझी के कारण भी जो है उसको बिजनेस को काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है मानवीय कारण काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है, क्या, किसके लिए, बिजनेस रिस्क के कारण के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग आसान भाषा में अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। मोस्ट आपको याद रखना है इसमें क्या क्या मनुष्य के जो है मानवीय कारण है, बेईमानी, दुर्भावना, असावधानी, उतावलापन और नासमझी के कारण, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है इंग्लिश में भी ऐसे बना के अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके क्या क्या जोखिम के उल्लेखनीय कारण है, इसको लॉन्ग आंसर में अगर पूछा जाए 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो आप लोग इसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। इसे निम्नलिखित जोखिम उल्लेखनीय है, ठीक है। इसमें जो है निम्नलिखित जोखिम आपका उल्लेखनीय है। क्या क्या, पहला है मैंने आपको बताया मनुष्यकृत कारण, मैनमेड कज, ठीक है। जब मानवीय दुर्भावनाओं के आधार पर दंगे हो जाते हैं, लूटमार अगजनी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम होगा कि कई बार हम लोग को पंजाब में देखने को मिला है, इस तरीके का हरियाणा में देखने को मिला है, ठीक है। लोग आपस में ही जो है लड़ झगड़ते हैं, जिसके कारण आप लोग को दंगा देखने को मिलता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ठीक है। तो दोस्तों लोगों का, नेताओं का काम है आपसी भाईचारा को लड़ाना, ठीक है, और अपना रोटी सेकना, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं पाते हैं और कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों के कारण जो है वो लोग आपस में भाईचारे के साथ लड़ लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि उसका प्रभाव केवल मानव पर नहीं पड़ता, इसका प्रभाव जो है दोस्तों काफी ज्यादा बिजनेस पर पड़ता है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी, ठीक है, भूखमरी, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है दोस्तों, जो है लोगों के भीतर दुर्भावना, जैसे उसके कारण क्या होता है, दंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी भड़काने का काम करे, किसी भी तरीके का आपसी रंजिश पैदा करने का काम करे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है कि आपको आगे क्या बनना है, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और इन सब बातों से दूर रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब के कारण जो है अधिकतर हम लोग को देखने को मिला, पंजाब, हरियाणा, ये सब देखने को मिला है, ये सब बंद देखने को मिला है। तो इस सब चीज को आपको ध्यान नहीं देना, आगे चल के आप लोग को बेहतर देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण खुद मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्यकृत कारण, ठीक है। दूसरा कारण जो है दोस्तों वो है आपका कर्मचारी एवं ग्राहकों की बेईमानी, ठीक है। अधिकतर कंपनी में जो डूबने का कारण दोस्तों देखा जाता है वो यही सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से देखा जाता है, ठीक है। डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स, ठीक है। यहां पे क्या होता है, कई बार जो होता है जब व्यवसायी अपने ग्राहकों को जो है माल चोरी करने, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं लिखा गया है, जब व्यवसायी अपने ही कर्मचारियों को माल चोरी करने लगे, ठीक है, उनका ही व्यवसायी जब खुद का ही जो काम कर रहा है बिजनेस में, वही अपना ही ऑफिस का अगर सामान चोरी करने लगे, माल चोरी करने लगे, ठीक है, रोकड़ माल की हेरा फेरी करने लगे, ठीक है, कैश को हेरा फेरी करने लगे, ठीक है। तो इस सब से क्या होता है, बिजनेस रिस्क जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हिसाब सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है कर्मचारी से लड़ जाते हैं और जिसके चलते जो होता है इसको भुगतान करना पड़ता है आपका बिजनेस को ही, ठीक है। इसके कारण ही जो है आपका बिजनेस ज्यादा ठप देखने को मिलता है। माल खरीदार का मूल्य चुकाने के लिए असमर्थ हो जाए, दोस्तों कई बार होता है कि अधिकतर दुकान में जो है आगे था क्या कि उधार वाला सिस्टम, ठीक है। अब कोई उधार दुकान से ले लेता है कोई ग्राहक, और उधार लेने के बाद अगर वो भुगतान करने में समर्थ नहीं होता है या भुगतान करने से इनकार कर दे, तो भी हम लोग का आपका देखने को मिलता है व्यवसायिक जोखिम, ठीक है। तो कर्मचारी के कारण भी आपका खुद का बिजनेस का जो है कर्मचारी के बेईमानी के कारण भी होता है, और ग्राहकों की बेईमानी के कारण भी जो है आपका बिजनेस को लॉस देखने को मिलता है या बिजनेस रिस्क में देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों को मैंने थोड़ा पहले ही एग्जांपल देके बताया था, हड़ताल या तालाबंदी, ठीक है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। जब कोई लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हर एक दुकान में ताला जड़ देते हैं, ठीक है, जिसके कारण भी जो है लोगों का जो है बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, रिस्क में आ जाता है। जब व्यवसाय के मालिक पूर्ण सोच विचार कर ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे श्रमिक वर्ग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि
कई बार ऐसे डिसीजन लिया जाता है कि लेबर का पेमेंट कम कर दिया जाए या फिर लोगों को जो बोनस दिया जाता था वो बंद कर दिया जाए। तो क्या होता है कि वहां के कर्मचारी या तो खुद उस पर ताला जड़ देते हैं या व्यवसायी जो है कुछ दिन के लिए बिजनेस को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है तब व्यवसायी हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो है व्यवसायिक जोखिम क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा, खाली पॉइंट्स याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं आपको वही लिखना है। ठीक है, असावधानी के कारण जोखिम, ठीक है, रिस्क ड्यू टू केयरलेसनेस। ठीक है, तो असावधानी के कारण सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है व्यवसायिक कर्मचारियों की असावधानी के कारण भी जोखिम उत्पन्न होते हैं। जैसे लापरवाही से बड़ी सिगरेट फूंकने से गोदाम में या कारखाना में क्या लग जाता है, आग लग जाता है। जैसे कोई नशेड़ी होगा वो क्या करेगा कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब का यूज करता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, अगर कोई सिगरेट वगैरह का यूज करता है और कोई बारूद फैक्ट्री हो या कोई फैक्ट्री हो, उसका चिंगारी हो सकता है कहीं लग जाए तो पूरा फैक्ट्री जो है आग के कारण झुलस सकता है, जिससे बिजनेस रिस्क काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्यवसायी द्वारा बिना सोचे समझे माल का मांग का अनुमान लगाना भी ये व्यवसायिक जोखिम में आ जाएगा, असावधानी वाला कारण में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है अपने शब्दों में बना के आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ये कुछ पॉइंट्स आप लोग को लिखना है और साथ ही इसका जो है व्यवसायिक जोखिम के मानवीय कारण में इसको लिख देना है। तो मानवीय कारण में ये 4 प्रमुख बिंदुओं को आपको जरूर एग्जाम में लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज वीडियो को यदि पसंद आए तो शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में भी आंसर को लिखा गया है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर चाहते हैं तो मैं हो सके तो इसको आपका टेलीग्राम चैनल में अपने शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जो जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं सबसे पहले कोई भी नोट्स हो, ठीक है, पीडीएफ हो, वहीं पे शेयर कर दिया करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, व्यवसायिक जोखिम के प्रकृति के कारण क्या है। ठीक है, तो व्यवसायिक जोखिम के प्राकृतिक कारण पूछा गया है। ठीक है, मानवीय कारण अभी हम लोगों ने देखा, अब प्राकृतिक कारण देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्राकृतिक कारण में होता है जोखिम की अनिश्चितताओं का कारण। ठीक है, फंडामेंटल कॉज रिस्क आर अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका व्यवसायिक जोखिम के अनिश्चितताओं के कारण, व्यवसायिक जोखिम में अनिश्चितता अथवा अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका मैंने बता दिया क्या कि हमको अनिश्चित है कि मेरे साथ ऐसा कोई हो सकता है, ना तो मेरे यहाँ पे कोई कर्मचारी बेईमान है, ना तो मेरे यहाँ पे कोई ग्राहक धोखाधड़ी कर रहा है। हो सकता है कि आप बिजनेस को लेकर आप निश्चित है, लेकिन रात को ही क्या हो जाता है, आपके दुकान में चोरी हो जाता है। ठीक है, कोई दुर्घटना घट जाता है या हड़ताल घट जाता है। तो ये अनिश्चितता वाला चीज है, जिसके कारण जो हो सकता है आपका प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आएगा, जिसके कारण आपका बिजनेस जो है आपका रिस्क में आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक कारण। ठीक है, नेचुरल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क में। ठीक है, तो उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन, वितरण परिवर्तन, मूल्यों में उतार चढ़ाव, ठीक है, मांग के विषय गलत अनुमान, सरकारी नीतियों में अमूल्य चालू परिवर्तन आदि व्यावसायिक अनिश्चितताएं हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे देश में जैसे क्या आया हुआ था दोस्तों, आप सभी जानते हैं, कोविड। ठीक है, जरूर इसमें दोस्तों वो वाला महामारी का डिस्कस जरूर इस पॉइंट पे कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी लंबे समय तक इस चीज को झेला है, जिसमें से आप भी उस चीज को झेल चुके हैं। ठीक है, जिसके कारण ही जो दोस्तों हम लोग को अधिकतर देखने को मिला, केवल राशन दुकान को छोड़कर, दवाई की दुकानों को छोड़कर बहुत सारे जो है बिजनेस क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे। ठीक है, तो जो है महामारी बहुत बड़ा जो है आप देख सके कि प्राकृतिक आपदा के रूप में हम लोग के पास आया था, जिसके कारण जो है आपका बिजनेस रिस्क हम लोग को देखने को मिला, व्यवसायिक जोखिम देखने को मिला है। ठीक है, कई कई स्थान में भूकंप आ जाता है, जिसके कारण जो है व्यवसाय जो है ठप पड़ जाता है। सूखा, हिमपात, ओलावृष्टि के कारण या प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो है, इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो होता है आपका क्या होता है, बिजनेस रिस्क में आ जाता है। ठीक है, तो ये जोखिम जो है अनिश्चित होता है, ये बोल के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं आप तैयार रहिए, ये अनिश्चित होता है। तो इन सब के कारण जो है हमारा बिजनेस क्या होता है, रिस्क में आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, जोखिम अनिश्चितताओं के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है, जोखिम से बचाव नहीं। ठीक है, तो रिस्क इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो जोखिम से बचाव इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। क्यों लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाने से बच नहीं सकता। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिस्क टेकर होना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, नहीं तो आप कभी प्रॉफिट कमा नहीं सकते हैं। और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स के स्टूडेंट हमेशा रिस्क लिया करते हैं। ठीक है, तो रिस्क है तो इश्क है, आप सभी सुने होंगे, तो वही वाला बात है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो व्यवसाय में कोई भी जो है व्यक्ति जोखिम उठाने से बच नहीं सकता है। व्यवसाय जोखिम को केवल कम कर सकता है, उन्हें फिर किसी प्रकार के पूर्ण रूप से उसे समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, भविष्य में अनिश्चित है, भविष्य जो हम लोग का क्या है, अनिश्चित है। सभी व्यवसायिक क्रियाएं भविष्य के लिए की जाती है, इसलिए व्यवसाय जोखिम उठाने से बच
नहीं सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेस जो है आपका सीजनल होता है। बहुत सारे बिजनेस क्या होता है, सीजनल होता है, जैसे दुर्गा पूजा, ईद, ठीक है, इन सब में क्या होता है, बहुत सारे दुकान ओपन किए जाते हैं इन त्योहारों में, ताकि उनका जो है कपड़ा, ठीक है, मिठाई वगैरह सारा चीज बेचा जा सके। तो वो सब बिजनेस एक समय में चलता है, उसके बाद वो बिजनेस क्या होता है, ठप पड़ जाता है। तो अगर हम उसको रिस्क नहीं लेके ओपन करेंगे तो क्या हम उस सीजनल टाइम में या किसी विशेष समय में हम क्या लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा कि मुझे लॉस होगा तो वो कभी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जोखिम से बचाव नहीं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो इस चीज को जरूर पॉइंट को लिखिएगा, जोखिम से बचाव नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम भी दे रहे हैं दोस्तों तो आपको ठानना है कि मुझे आता है। ठीक है, तो आए या नहीं आए, लेकिन आपको जो है पॉइंट्स लिखना है और उसे अपने शब्द में डील जरूर करना है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। तीसरा नंबर हम लोग जो पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आधार पर निर्भर, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज द साइज ऑफ द फार्म। ठीक है, तो जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आधार पर निर्भर है, अतः व्यवसाय जितना छोटा होगा उसमें जोखिम उतना ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो खुदरा व्यापारी होता है, छोटा मोटा राशन दुकान होता है या कोई गुंठी खोल लेता है, तो उन लोगों का बिजनेस का ज्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि वो जो है उसमें पूंजी कम लगाए रहते हैं। अगर उसका कभी चोरी होता है या कभी आग लग जाता हो उसमें, तो उसका ज्यादा जान माल की हानि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों व्यवसाय अगर बड़ा होगा तो उसमें पूंजी ज्यादा लगाया हुआ रहता है, कर्मचारी भी ज्यादा होते हैं, तो उसमें ज्यादा रिस्क भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज याद रखिएगा कि जोखिम की मात्रा व्यवसाय पर निर्भर करती है। अगर छोटा होगा आपका बिजनेस तो रिस्क भी आपका छोटा होगा, लेकिन अगर बड़ा होगा बिजनेस तो आपका रिस्क भी ज्यादा बड़ा होगा। तो ये एकदम अपने शब्दों में मैंने यहाँ पे वर्ड्स को जो है चुना है, एकदम आपके शब्दों में चुना, आप इसे आसान शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट देख सकते हैं, क्या पूछा गया, व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम निर्भर। ठीक है, रिस्क चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब ये पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, जिन वस्तु की मांग निश्चित होती है उन वस्तु का कोई जोखिम नहीं होता है। जैसे आप लोग खाद्य सामग्री जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ठीक है, जैसे चावल, दाल, नमक, ये सब चीजों का आपका बिजनेस रिस्क नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग फैशनेबल का बात करें तो फैशनेबल वस्तुओं में जोखिम अधिक होता है। ठीक है, अगर लोगों के पास पैसा नहीं भी है तो भी आपको दाल, रोटी, चावल खाना है, तो चाहे आपका पैसा बढ़ जाए या पैसा घट जाए तो भी आप उस चीज को खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जो है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप नए नए कपड़े खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा। ठीक है, आप क्या सोना चांदी का कुछ कॉइन या लॉकेट्स वगैरह खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा। ठीक है, तो फैशनेबल वस्तुओं पे जो है इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जबकि आपका डेली यूज सामग्री में आप लोग का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फैशनेबल वस्तुओं का बात करें दोस्तों तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपका डिस्को कपड़ा, डिस्को वस्त्र इत्यादि, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देते चलिएगा ताकि इंपैक्ट ज्यादा पड़े। ठीक है, एग्जामिनर आपको समझ पाए। हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप अंदर में कितना ज्यादा कुछ लिख रहे हैं। वो पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि बच्चे को पॉइंट्स याद है कि नहीं। ठीक है, पॉइंट्स देखकर ही उन्हें आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे को इस टॉपिक के रिलेटेड जानकारी है या नहीं। ठीक है, तो समय के अनुसार जोखिम की मात्रा इस मात्रा में परिवर्तन, डिग्री ऑफ रिस्क चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो व्यवसाय की जोखिम की बात निर्भर करता है किसी विशेष उत्पादित माल की मांग पूर्ति में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिस हिसाब से हमारा सामान बेचाएगा, जिस हिसाब से हमारा सामान की मांग होगा, उसी हिसाब से जो है पूर्ति भी किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप मांग और पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई वाला लाइन इस पॉइंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जिस हिसाब से डिमांड होगा उसी हिसाब से कंपनी जो है सप्लाई भी करेगा। ठीक है, तो किसी समय जितने अधिक दंगे फसाद होते हैं तो उस समय जोखिम की मात्रा क्या होता है, अधिक हो जाता है। युद्ध के समय अत्यधिक जोखिम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सरकारी नीतियां जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, सरकारी नीतियों में उसमें व्यवसाय में जो है आपका परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप अभी देख पा रहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध में, ठीक है, वहां पे कितना ज्यादा वहां पे लॉसेस हो रहा है, जान माल सभी तरीके के हानि देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को इसमें जरूर लिखिएगा। ठीक है, पहला डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होता है, और दूसरा क्या क्या के कारण
ठीक है, युद्ध के कारण सरकारी नीतियां परिवर्तन होने से भी हमारा बिजनेस रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप 5 पॉइंट्स आप 5 मार्क्स वाले में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी को जो है मैंने यहाँ पे जो चीज हिंदी में समझा है उसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। आप लोग इसे शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से इसका PDF आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है अपने शब्दों में बना के जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज हर एक फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं क्या पूछा कि नेतृत्व क्या, व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, तो नेतृत्व का मतलब दोस्तों क्या होता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है। नेतृत्व का अभिप्राय उस योग्यता से है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को जो है प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत कुछ होता है। आप लोग जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखे, अपने भी घर में देखे होंगे कि घर में कोई ऐसा खास व्यक्ति होता है जिसका बात सब कोई सुनता है। ठीक है, और उसके डिसीजन को ही फाइनल डिसीजन करके आगे जो है आप लोग आगे की तैयारी करते हैं घर में किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, तो दोस्तों नेतृत्व क्या होता है, तो नेतृत्व का अभिप्राय उस योग्यता से है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से क्या होता है, प्रभावित करती है। लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग इंग्लिश में भी इस तरह से लिख दीजिएगा बना के अपने शब्दों में। वो क्या करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में नेतृत्व की विशेषता, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आपका लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। तो नेतृत्व की कुछ खास विशेषताएं होती है। सबसे पहला अगर बात करें, अन्य व्यक्तियों के द्वारा अनुसरण करना। ठीक है, फ्लोइंग बाय अदर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग क्या लिखिएगा, अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः सफल नेतृत्व के लिए जो है जरूरी है निर्देश अनुसार चलने वाले लोगों की संख्या प्राप्त हो, तभी तृतीय पक्ष के नेता मान्यता देगा। जिसके अधिक अनुयायी होंगे उतना ही उसे कुशल नेतृत्व समझा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि जिसका ज्यादा उसको फॉलोवर होगा, जिसको ज्यादा वो मानेंगे, उसी को जो है ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा नेतृत्व में। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रभाव किसी पर डालिएगा उतना ज्यादा आपको वो लोग वैल्यू देंगे, आपकी बातों को समझेंगे। खास करके बिजनेस लाइन में यही चीज ज्यादा इंपैक्ट डालता है। आप कितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जो है लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, ये चीज ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तभी आप एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होगा, वरना आप में एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी नहीं समझा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या लिखा गया। पॉइंट नंबर 2 पे नेता का स्वयं क्रियाशील होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखिए ये आप लोग के लिए भी है कि मैं पढ़ाने का पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, जब तक आप खुद से प्रयत्न नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप कितना भी इसको रट लीजिए या कितना भी आप सुन लीजिए, देख लीजिए, आपसे खुद होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान से जो है वीडियो को सुना कीजिए और खुद इसको अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिए। आप तय मानिए एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। एक भी चीज ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन का आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, आपको सब कुछ आता है। आप जो है कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में अलग अलग बिजनेस आइडियाज होते हैं, अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। कॉमर्स की खासियत ही यह है दोस्तों, इसमें रटने वाली बात नहीं होता है। जो आता है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेता का स्वयं क्रियाशील होना, लीडर हिमसेल्फ शुड बी एक्टिव। ठीक है, तो नेतृत्व की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेता स्वयं क्रियाशील होना चाहिए। सफल नेतृत्व के लिए केवल यह आवश्यक नहीं है कि नेता अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो, वरन आवश्यक इस बात पर है कि नेता स्वयं संस्था के नियत उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लीडरशिप में आए हैं तो आपकी बातों को हर कोई माने और वो आप काम ना करें, बल्कि आपको जो बात आप किसी को आदेश दे रहे हैं तो वो आपके आदेश का पालन करें। आप अगर लीडरशिप में है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको खुद फील्ड पर आपको भी उस काम को करके दिखाना पड़ेगा, ताकि जो है आपको देखकर दूसरा कोई प्रभावित होए और उस काम को अच्छे से वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए स्वयं का क्रियाशील होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट को देख लेते हैं। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, परिस्थितियों का ध्यान रखना। परिस्थितियों का ध्यान रखना, ड्यू रिगार्ड, ठीक है, सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, नेतृत्व का कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नेतृत्व जो है कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह हो सकता है कि व्यक्ति की जो है अमुक परिस्थिति जैसे युद्ध अद्यपि, ठीक है, में सफल नेतृत्व प्रदान करे, किंतु
आपका परिवर्तित परिस्थिति जैसे शीतकालीन अथवा मंदी की अवधि में उसमें यह क्षमता में ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ स्थिति में जो है आप लोग देख सकते हैं अगर देश में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग जो है किसी चीज को टैकल कर सकते हैं, ठीक है, उसको आगे ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें आती है जिसमें जो है आपको नेतृत्व में बहुत ज्यादा आपको ये दिखने को मिलेगा, खास करके आपका मंदी की अवधि में, जिसमें हम लोग का उसमें यह क्षमता ना रहने की काबिल रहता है। लेकिन उसमें भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगा के उसको आगे बिजनेस को रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिस्थिति को हिसाब से ध्यान में रखकर आपको बिजनेस को आगे रन करना है। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं परिस्थिति वाला टॉपिक को लेकर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पे पूछा नहीं गया, यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, आत्मबोध अथवा स्वयं के गुण दोष की जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आपका खुद का क्वालिटी भी जानना है और आपका खुद का डिमेरिट भी जानना है। नोइंग अबाउट द प्लस एंड माइनस ऑफ सेल्फ। ठीक है, नोइंग अबाउट द यहाँ पे आप मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ योर सेल्फ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेता का स्वयं विषय में भ्रांति नहीं होनी चाहिए, उसे अपने गुण और दोष का जो है सही से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अपने बारे में भी सही से जानकारी होना चाहिए कि मेरा किस चीज में हमको अच्छा नॉलेज है और किस चीज में नहीं है। जिस चीज में अच्छा नॉलेज है उसमें अच्छी बात है, जिस चीज में आपको नॉलेज नहीं है उसमें आपको और मेहनत करनी है, आपको और सीखने की जरूरत है। ये आपका नेता का जो है लीडरशिप का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है। ठीक है, हमेशा अपने गुण दोष की जानकारी रहना और उसमें सुधार करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर पॉइंट देख सकते हैं क्या लिखा गया है, हित की परस्पर एकता, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक जो हम जानते हैं ईटीपी जब आप विषय पढ़ते हैं तो इनका नाम काफी ज्यादा आता है, इनके बारे में जरूर लिखिएगा। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में सफल नेतृत्व की एक विशेषता यह है कि नेता तथा उसके अनुयायियों के हित की परस्पर श्रृंखला बंधे रहने चाहिए, अन्यथा हित में विरोध होने की जो है आपका देखने को ज्यादा आशंका रहती है। ठीक है, नेतृत्व भी दुर्बल होने से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया है इसको जरूर लिखिएगा, हित की परस्पर एकता के बारे में, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए इसको जो है आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं दोस्तों, आसान भाषा में कुछ पॉइंट्स जो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया यहाँ पे, एक आदर्श नेता के गुणों का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये एग्जाम में जरूर आप लोग के आने का चांसेस है। ठीक है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा और इसको एक बार ध्यान से सुनने के बाद लिखने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो आदर्श नेता के गुण का वर्णन करने के लिए कहा गया डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। ठीक है, एक आदर्श नेता के निम्न गुण होना आवश्यक है। सबसे पहला, उसे निर्णायक होना चाहिए। ठीक है, निर्णय का मतलब दोस्तों यह गुण नेता के निर्णय की क्षमता के संबंध में रखता है, इसके कारण जो है समय पर कार्य होने की संभावना होती है। ठीक है, अगर नेता सही समय पर सही डिसीजन लेगा तो सही समय पर सही काम भी होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निर्णय की असफलता नैतिक साहस दुर्बल कर देती है और कभी कभी यह संस्था की कुशलता को बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो एग्जाम के टाइम में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम से पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये जो है एक रिवीजन का तरह से है और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि आपको जो है आगे जब आप डिसीजन लीजिएगा तो आपका डिसीजन ये रहना चाहिए कि मैं जब पढ़ाई करूंगा तो स्टार्टिंग से पढ़ाई करूंगा, ताकि जो है अभी तुरंत जो एग्जाम के टाइम में याद करने से मुझे हड़बड़ी और गड़बड़ी ना करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा आप में सही समय पर सही डिसीजन लेना, ताकि जो हमें उसका फल भी सही समय पर सही मिल पाए। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट्स में बना के जरूर लिखिएगा। दूसरा जो है पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लिखा गया, उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने जॉर्ज आर टेरी के बारे में बताया था, उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दिया था इसलिए उनका चुना था। यहाँ पे बर्नार्ड जो है उन्होंने इसके बारे में अच्छा स्टेटमेंट दिया है, इसको जरूर लिखिएगा। बर्नार्ड के मतानुसार क्या लिखा है, उत्तरदायित्व का तात्पर्य उस भावनात्मक परिस्थिति से है जो कि एक व्यक्ति को जब वह अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करे तो तीव्र असंतोष देती है। चूंकि नेता ऐसे सब असंतोषों से बचना चाहेगा, इसलिए उसका व्यवहार अस्थायी होता है। उसके अनुसरणकर्ताओं द्वारा अनुमान किया जा सकता है, यह नेतृत्व का जो है दोस्तों सबसे बड़ा गुण होता है। ठीक है, ये जो है बर्नार्ड ने बहुत ही अच्छे शब्दों में और कम शब्दों में अच्छा बात कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, उत्तरदायित्व को लेकर। ठीक है, इसको आप लोग अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, उनका स्टेटमेंट को थोड़ा आप लोग याद करके जरूर लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट है योग्यता एवं तकनीकी सामर्थ्य। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो इसका बारे में क्या लिखेंगे, एक नेता में उसके अनुयायियों से अधिक योग्यता एवं तकनीकी सामर्थ्य होनी चाहिए। योग्य नेता जहां
यहाँ पर संगठन में उत्पन्न समस्याओं को समझकर जो है उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो नेता में योग्यता होता है वो लोग जो है अपने समझ के अनुसार अपना उसका हल को प्रस्तुत करता है। वही दोस्तों दूसरी और अनुयायियों का अच्छा मार्गदर्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर अच्छा नेता होगा, लीडर अच्छा होगा तो उसका मार्गदर्शन अच्छा होगा और उसका काम का जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों नेता प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, ठीक है, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल आदि निष्पादन कार्य का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जरूर जोड़ के लिखिएगा। अगर लीडर अच्छा होगा तो आपका जितने भी व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी चीज आते हैं वो सभी काम जो है आपका अच्छा होगा। तो ये जो मैंने बताया कुछ बिंदु, मूल बिंदु ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण आदि। ठीक है, इनका जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये बिजनेस रूल्स में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो या चाहे वो आपका ईटीपी हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, एक नेता में स्वयं में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम यह कर सकते हैं, हम यह जरूर बनेंगे, तो वो कभी भी आगे सक्सेस नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को एग्जाम में डरने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में कॉपी लिखना आपको, ठीक है, एग्जाम अच्छा से करके आना है आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको लोग को डरना नहीं, आपको सब कुछ आता है, अपने शब्दों में लिखिएगा, बस आप लोग पॉइंट्स को एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसलिए मैं जो है डिटेल के साथ आप लोग को बता दे रहा हूं, भले समय ज्यादा लगे लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जो है मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूं दोस्तों, मैंने मास्टर्स किया हुआ कॉमर्स में, इसलिए जो है आप लोग को टोटल डिटेल के साथ एक एक चीज को समझा दे रहा हूं। डायरेक्ट आंसर मैं भी दूसरों की तरह बता सकता था। ठीक है, यहाँ पे आत्मविश्वास का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बात किया है। तो एक सफल नेता में आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। यह आत्मविश्वास जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह आत्मविश्वास अन्य तथ्यों के अलावा आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज पर आधारित होना चाहिए। एक नेता में आत्मविश्वास होता है तो वह दूसरों के विश्वास को जीतने पर भी क्या होता है, सफल होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस चीज को कर सकता हूं तो मुझे भी विश्वास होगा कि मेरे स्टूडेंट इस चीज को कर सकते हैं, तो मैं भी उनके लिए मेहनत करूं। ठीक है, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लाखों लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगा देता है, तो इसलिए अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को खोना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए एक अच्छे लीडर का क्वालिटी होता है कि खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। ठीक है, दूसरे अगला पॉइंट जो है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने अभी बताया, साहस। ठीक है, तो देखिए एक बिजनेस जो होता है रिस्क टेकर वाला बात होता है। ठीक है, तो करेज होना जरूरी है। ठीक है, तो उर्विक मैंने कुछ नाम बताया, जैसे आपका टेरी के बारे में बताया, आपका बर्नार्ड के बारे में बताया, उसी तरह से साहस के बारे में जो अच्छा बताया है वो है आपका उर्विक। ठीक है, तो उर्विक ने क्या बताया, उर्विक ने एक नेता के जिन गुणों को का होना आवश्यक माना है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका क्या, साहस। ठीक है, तो उनके अनुसार नेता में जिन क्रियाओं को वो मानता है उन्हें करने की नैतिक साहस होना चाहिए। ठीक है, हम केवल मान के यह नहीं छोड़ सकते कि हमसे यह होगा, बल्कि यह हमें करना होगा। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन आपके अंदर साहस भी होना जरूरी है कि मैं जिस चीज को सोचा हूं उसे जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये उर्विक ने कहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका साहस का होना जरूरी है। ठीक है, ये नैतिक साहस होना चाहिए और निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की दृढ़ता होना चाहिए, कि लागू करना भी होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए कि मैं जो अभी पढ़ा उसको मैं याद करूंगा और अभी लिख के एक बार जरूर दिखाऊंगा ताकि मैं एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकूं और अपने मंजिल को पा सकूं। ठीक है, तो ये साहस भी होना चाहिए, केवल आप सोच रखें आप करेंगे, होगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो उर्विक ने बहुत अच्छी बात कही है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। इंग्लिश में भी लिखा गया, आप लोग जो है उसी चीज को इंग्लिश में आप लोग अपने आधार पे जो है इसका आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है एक बार पढ़ के अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण में आने वाली किन्हीं 6 बाधाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन एनी 6 कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में दिया गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से करके जाइएगा क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर में क्या लिखेंगे, संप्रेषण प्रबंध का सबसे प्रभावशाली तंत्र है परंतु फिर भी संप्रेषण निम्नलिखित बाधाओं में से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना कम्युनिकेशन के आप जो है मैं जो कह रहा हूं आप उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन होने के टाइम में जो है आपका जब हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो कुछ आपका क्या होता है, बैरियर्स भी आता है, बाधाएं भी आती है। उस बाधाओं के बारे में 6 बाधाओं के बारे में लिखने के लिए बोला गया, तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला बाधा है क्या, दोषपूर्ण भाषा। ठीक है, आपका दोषपूर्ण भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, कई बार एक ही शब्द के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं डबल लैंग्वेज, डबल मीनिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के वर्ड्स को जो है नहीं
देना चाहिए। और कहीं भी खास करके बिजनेस एरिया में हो, आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, तो अपने शब्दों की मान मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। और आप खास करके कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस चीज का तो आपको ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है। अपना भाषा जो है, आपका भाषा में शालीनता आना चाहिए, भाषा में मधुरता आना चाहिए। तो इस सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि कई बार एक ही शब्द के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं और संदेश भेजने वाला अन्य संदेश ऐसे शब्दों में बांध देते हैं कि संदेश प्राप्त करने वाला कुछ और अर्थ लगा लेता है। अगर आप किसी चीज को सही से नहीं कहिएगा तो दूसरा जो है आपके बातों को दूसरा समझेगा, ठीक है। तो इसलिए जो टॉपिक का आंसर आप लिख रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड ही लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पिछले बार जो है क्लास 12 के जो इस बार स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उन्होंने क्या किया है, आंसर में महाकाल 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 लिख दिया है, ठीक है। किसी ने तो गाना ही लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, क्योंकि वो दूसरा मीनिंग लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार आम कर्मचारियों के साथ जो है यहाँ अत्यंत तकनीकी साहित्य भाषा में बात करना चाहिए, समझ में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है तकनीकी साहित्य में बात करना चाहिए, समझ में क्या होता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है जैसा देश वैसा भेष सुने हैं ना, ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप लोकल एरिया जा रहे हैं, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है और अगर आप जानबूझ के उसके साथ इंग्लिश में बात कीजिएगा तो आपकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, दोषपूर्ण भाषा का यूज वहां पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग जिस भाषा को समझे उसी भाषा में बात करना चाहिए, अलग भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा गया यहाँ पे, समय का दबाव, ठीक है, प्रेशर ऑफ टाइम। तो बड़े अधिकारियों पर समय का दबाव अधिक होता है, अर्थात उनके पास अधिक जो है काम होता है और समय दबाव अधिक होने के कारण जिसके कारण वो उसमें जो है अच्छे संप्रेषण में बाधा पड़ती है। दोस्तों अधिक बार आप लोग देखे होंगे, कई बार वीडियोस वगैरह में आया है कि कई ऑफिसर जो है अपना जो है लिमिट को तोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम का प्रेशर रहता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि तनाव में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि उन्हें आगे दिक्कत करती है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि समय का दबाव नहीं अपने ऊपर आने देना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, अपना जो शालीनता है, संप्रेषण का जो कौशलता है उसको बनाए रखना है, ठीक है। तो समय का दबाव के कारण भी जो है लोगों का जो है बड़बोली हो जाता है, कुछ बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ और जाता है। ऐसा आप सबके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी कभी कभी होता है, जब मैं कुछ चीज स्पीड में बताते जाता हूं तो कुछ बोलना रहता है, कभी कुछ निकल जाता था, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा गया यहाँ पे, ध्यान की कमी, ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन। अधिकतर अभी के टाइम में स्टूडेंट्स में यही चीज देखा जा रहा है, ठीक है। अभी का टाइम जो है टेक्नोलॉजी का दुनिया है, अभी के टाइम जैसे आप खोलते हैं, चाहे आप यूट्यूब खोलिए या आप इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, आपको कई ऐसे जो है उटपटांग वीडियोस मिलेंगे जिसको आप अगर देख लेते हैं तो वही सब आपके दिमाग में चलता रहता है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इसलिए जब स्टडी टाइम होता है दोस्तों, खास करके एग्जाम के टाइम में, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जो है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से अपने आप को दूरी बना लेना है। और अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो केवल आप पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, बाकी सभी को आप लॉग आउट करके आप 1-2 सप्ताह के लिए रख दीजिए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए केवल आपके पढ़ाई के ऊपर, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान की कमी के कारण भी जो है लोगों में जो है संप्रेषण में जो है बाधा देखने को मिलती है, ठीक है। संदेश प्राप्तकर्ता और बाधा ध्यान में कमी के कारण जो है पैदा होती है, जिससे बेईमानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, पारस्परिक दूरी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं म्यूचुअल डिस्टेंस का बात किया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कभी कभी संदेश भेजने वाले तथा संदेश प्राप्त करने वाले की बीच इतना ज्यादा दूरी हो जाता है कि संदेश के बारे में तुरंत से तुरंत स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। जैसा समझा जा सकता है वैसा आप स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। संदेश भेजने वाला उसकी जांच नहीं कर पाता है, संदेश प्राप्त करने वाले विचार को समझ नहीं पाता। जैसे आप मान लेते हैं कि आप किसी एग्जाम हॉल में हैं या आप कहीं दूसरा एग्जाम हॉल में पीछे बेंच में बैठे हैं, ठीक है। और पीछे बेंच में बैठने के बाद जो है टीचर जो है बहुत आगे से कुछ बोल रहे हैं और आपको उसका इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया और आप जो है ऊपर ऊपर मुंडी हिला दिए, हाँ सर मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है। और एग्जाम का कॉपी में लिखना कुछ और था, आप लिख के कुछ और आ गए, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिक्कत हो तो दूरी के कारण भी जो है संप्रेषण में दिक्कत होती है। और ऐसा अगर आप लोग के साथ कुछ भी चीज में दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप लोग जो है बेंच पे खड़ी हो जाइएगा सामने और टीचर को जो है बुलाकर जो है आप अपने सवालों को या अपने प्रश्नों को जो है आप पूछ सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, ठीक है, गलत करके आप नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए जो है दोस्तों क्या पारस्परिक दूरी होने के कारण भी जो है हम लोग को संप्रेषण में दिक्कत होती है, वो बोलते कुछ है और हमें कुछ और समझ में आता है, ठीक है। चलिए अगला जो है पॉइंट क्या लिखेंगे,
अयोग्य प्रेषक, ठीक है, अनकेपेबल कम्युनिकेटर। तो संदेश प्रेषक यदि संप्रेषण की नीति और प्रॉपर्टी नहीं जानता है तो उसे तथ्यों की जानकारी नहीं है, वह संप्रेषण की कला नहीं जानता है, संप्रेषण बाधा आती है। तो उसमें क्या आता है, हमें संप्रेषण की बाधा देखने को मिलती है, ठीक है। छठा नंबर जो पॉइंट है ये इजी पॉइंट है, मिसलेनियस बैरियर्स देख सकते हैं और क्या क्या जो है बाधाएं आती है आप लोग देख सकते हैं, जैसा संदेशों का गलत अभिव्यक्ति, ठीक है। दूसरा आपका हो गया भावनात्मक बाधाएं, ठीक है। कभी कभी लोग जो है भावनात्मक बाधाओं में आ जाते हैं जो कि उन्हें करना नहीं चाहिए और वो लोग भावनाओं में बहकर क्या कर देते हैं, वो चीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रखता है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं और पूरा ऐसा माहौल हो चुका है जिसमें हल्ला हो रहा है और आप किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और आवाज़ की वजह से आप कुछ दूसरा कुछ बोले और अगला चीज दूसरा कुछ समझ गया, ठीक है। तो शोरगुल के कारण भी जो है हमारे बात दूसरे तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जल्दबाजी, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ एक्स्ट्रा है बैरियर्स, आप लोग इसको भी पढ़ के आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि जो भी संदेश भेजा जाए उसकी प्रतिपुष्टि आवश्यक की जानी चाहिए। इसलिए दोस्तों जब भी आपको कोई मैसेज कोई दे तो उसका एक बार आप जांच कर ले कि उन्होंने क्या कहा, किस चीज को कहा है और हमने क्या कहा और क्या उन तक सही संदेश पहुंचा या नहीं, ठीक है। इसलिए इस चीज का प्रतिपुष्टि भी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है इंग्लिश में लिखा गया, आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर आप लोगों का आएगा दोस्तों, इसको VBI कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों, औपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो औपचारिक संप्रेषण यानी दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन विचारों का वह आदान प्रदान जो अधिकार और दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित हो। इस प्रकार के संप्रेषण में उच्च स्तर के अधिकारी कोई भी संदेश या सूचना निचले अधिकारी को लंबवत सीढ़ी को ध्यान में रखते हुए नीचे से ऊपर की ओर आगे भेजता है, ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जैसे अपने भाई बहन को लेटर लिखते हैं, आप अपने भाई बहनों के साथ बात करते हैं, उसी तरह से कोई ऑफिसर एक ऑफिसर दूसरा ऑफिसर के साथ बात करते हो। उन लोगों में देखे होंगे बात करने का ढंग क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो वो जो होता है जब कोई पदाधिकारी दूसरे अधिकारी के साथ क्या करे, बातचीत करने के लिए जिस संप्रेषण कला को अपनाते हैं या आपका सीढ़ी को अपनाते हैं, सीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपना जो एबिलिटी को अपनाते हैं उसको हम कहते हैं औपचारिक संप्रेषण, ठीक है। दोस्तों इसमें दूसरा शब्द में अगर आसान भाषा में बात करें तो उच्च प्रबंधक यह संदेश अपने अधीनस्थ अधिकारी को देते हैं। अधीनस्थ अधिकारी क्या करते हैं, जो उच्च प्रबंधक होता है अपने अधीनस्थ अधिकारी को देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सूचना का प्रवाह का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि जाने वाली सूचनाएं जो जिसको मिलना चाहिए उस तक जब तक ये सूचना ना पहुंच जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को, जैसे जनरल मैनेजर जो है किसको देगा मैसेज, सहायक मैनेजर को देगा, सहायक मैनेजर जो है अधीक्षक को देगा, अधीक्षक पर्यवेक्षक को देगा और पर्यवेक्षक क्या करेगा, जितने भी कर्मचारी है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो मैसेज देना है या जो मैसेज पहुंचाना है वो मैसेज यहां तक। या फिर किसी कर्मचारी को दोस्तों दिक्कत होता है किसी चीज में तो पर्यवेक्षक को बोलेगा, पर्यवेक्षक किसको देगा, अधीक्षक को इसके बारे में जानकारी देगा, अधीक्षक सहायक मैनेजर को और सहायक मैनेजर को देगा, जनरल मैनेजर को, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैनेजर को कोई बात पहुंचाना है तो वो इस तरह से अपनी बात कर्मचारी तक आगे प्रोसेस में सीढ़ी में जाकर पहुंचा सकता है। उस तरह से कर्मचारी भी अपने बात को जो है इस तरह से प्रोसेस वाइज प्रोसेस अपनी बातों को जनरल मैनेजर तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों इस चीज को जरूर लिखिएगा क्योंकि इस फॉर्मेट को बनाना जरूरी है क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान लिखिएगा, जो चीज मैंने कहा कि अगर आपको आदेश देना है तो ये आप ऊपर वाला जो क्रम है दोस्तों ये कर्मचारी को आदेश देने के लिए है, ठीक है। और कर्मचारी जब कुछ अपना सुझाव देगा तो वो कर्मचारी से होते हैं इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एरो का जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। ऑर्डर एंड डायरेक्शन, सजेशन एंड, ठीक है। तो सजेशंस के लिए और ऑर्डर के लिए, ठीक है। इस तरह से आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको जरूर लिखिएगा एग्जाम में। औपचारिक संचार की निम्नलिखित विशेषताएं, सबसे पहला जो होता है आप औपचारिक संप्रेषण को या तो आप लिखित भी दे सकते हैं या अधिसूचनाएं जारी करके दे सकते हैं या तो आप डेफिनेट वे में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो निर्धारित मार्ग पर भी आप इस चीज को इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग इंग्लिश में भी इस तरह से आसान भाषा में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर एक बार आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ के लिखने का कोशिश कीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आसान भाषा में लिखा गया। और दोस्तों अगर इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आगे और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस का सीरीज लेके आऊं तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। एकदम आसान भाषा में बताएंगे। आप वीडियो को देखने के बाद दोस्तों खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि अब आप एग्जाम में खुद अपने शब्दों में लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स जाता है दोस्तों तय मानिए कि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको और धमाकेदार जो है क्वेश्चन
आंसर्स देखने को मिलेंगे और आगे के सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छे से होगी। ठीक है, तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको कोई भी स्पेशल क्वेश्चन होगा वो मुझे इंस्टाग्राम में या ट्विटर अकाउंट में जाकर मुझे फॉलो करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।